हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। आपको पता होगा, जो बच्चे रेगुलर जुड़े होंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी पहली बुक का यहाँ पर यूनिट नंबर 3 कराई जा रही है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर 3rd यूनिट चल रही है। पहला चैप्टर हमारा हो चुका था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला। सेकेंड चैप्टर जब हमने आपको कराया तो उसमें हमने बताया था फर्स्ट ऑर्डर होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री नहीं होगी। यही चैप्टर हमारा चल रहा था, तो वो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। तो आज का चैप्टर इसी क्लास में फिनिश भी हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। और इस क्लास में ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 सवाल लेके आएंगे, बस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 हम अलग अलग तरीके के सवाल आपको लगवा देंगे और उसके बेस पर आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ट्रेजेक्ट्री का मीन्स क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे भी बता सके। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कई सारे हम यहाँ पर कर्व खींच लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये C1 है, C2 है, ये C3 है, C4 है, C5 है। मतलब अगर आप कई सारे कर्व खींचते हैं, अगर इन सारे कर्व को बोलेंगे एक साथ तो क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ कर्व। अगर इन फैमिली ऑफ कर्व से एक कर्व हम इस तरीके से खींच दें तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैमिली ऑफ कर्व को ऐसा एक कोई कर्व है जो फैमिली ऑफ कर्व को कट करता हुआ जाता है। क्या करता है? कट करता है। देखिए, ये वाला जो कर्व है ये सारे कर्व को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कट रहा है कि नहीं? तो यही क्या कहलाता है? ये ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। अब अगर बात आती है यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो बहुत ईजी है। मान लेते हैं यहाँ पर एक स्लोप खींचा हमने, ये इसका मान लिया हमने, जैसे ये खींचा इसको मान लिया M1, ये हो गया M2। अब यहाँ के बीच में अगर कोण एंगल अगर आपका 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है? 90 डिग्री, तो वो कहलाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। शॉर्ट में हम लिखा करेंगे OT। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। कई सारे कर्व होंगे यानी फैमिली ऑफ कर्व, अगर उनको काटता हुआ कोई कर्व एक जाता है तो वो आपकी कहलाती है ट्रेजेक्ट्री। और अगर हम इनमें एक स्लोप खींच लें तो इसमें जो एंगल बनेगा इनके बीच, अगर वो 90 डिग्री है तो वो कहलाती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, कोई कोण मान लेते हैं अल्फा बन रहा है, तो वो कहलाएगी अल्फा ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब चलिए इनके सवालों की ओर चलते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 2 फॉर्मूले के बेस पर आपके सारे सवाल लग जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। कार्टेशियन फॉर्म अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि कार्टेशियन फॉर्म हमेशा x और y में चलती है। यानी कोई इक्वेशन ऐसी है अगर उसमें x और y केवल यही 2 चीज़ें हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म y बराबर fx में होगी। अब आपने इंटर क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा स्लोप का, क्या होता है? m बराबर dy/dx होता है कि नहीं? ठीक है, पढ़ा होगा इंटर क्लास में। इसे हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर हो सकता है आपने वैसे पढ़ा हो। उसके बाद ये हमारा m जो होता है tan थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है। तो ये तो पढ़ाई चीज़ होगी। तो अगर नहीं पढ़ी है तो भाई हमने यहाँ पर लिखकर भी आपको बता दिया। और एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा कि अगर 2 प्रवणताएं हैं M1 और M2, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर कितना मिलता है? -1 मिलता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, काम आएगी। अगर OT अगर आप निकालेंगे, जैसे कि आपने कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। उसके बाद अगर आप OT निकाल लें, OT का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगर आपको निकालनी है तो क्या करना होगा? dy/dx को हटाकर आपको माइनस का dx/dy रिप्लेस कर देना होगा। अगर आपको ये ना याद रहे तो भाई हमने यहाँ पर एक तरीका भी लगा रखा है कि ये किस तरीके से आया। बताया कि M1 और M2 की गुणा करने पर क्या आता है? -1। और M का मतलब क्या है? dy/dx। भाई यही तो मतलब है। M2 का मतलब भी dy/dx बराबर में -1 है। जब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो भाई ये माइनस का ही तो हो जाएगा। यानी कि जब ये टर्म इधर जाएगा तो ये अपॉन में आएगा और उल्टा हो जाएगा। माइनस पहले का चल ही रहा था तो ये आपका हो जाएगा। ना याद रहे तो ये 2 लाइन का है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बस आपको ये फॉर्मूला
फॉर्मूला पता होना चाहिए कि m1 m2 बराबर क्या होता है -1। फिलहाल तो याद ही हो जाएगा आपका कि dy/dx को हटाकर आप यानी रिप्लेस किससे कर देते हैं, माइनस का dx/dy। क्या करा, उल्टा कर दिया, साथ में माइनस लगा दिया। एक फॉर्मूला और जान लीजिए, अगर मान लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म नहीं हुई, अगर पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है, तो पोलर फॉर्म आपको वो भी पता होगी कि r और थीटा में चलती है पोलर फॉर्म। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, जब r और थीटा में फॉर्म चलेगी तो m को अब आप तो dy/dx तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म का था। अब आपको क्या लिखना होगा, tan phi के बराबर होता है। और साथ में ये आपने टेंजेंट में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, टेंजेंट वाला जो चैप्टर हमारा था उसमें ये फॉर्मूला था tan phi बराबर r d थीटा/dy। तो ये फॉर्मूला भाई वहीं से लिया है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये dr/d थीटा अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो dr/d थीटा को आपको रिप्लेस कर देना होगा माइनस के r² d थीटा/dr। ये भी सेम आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। m1 और m2 को जगह यही वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर देखिए क्या हमने किया, यहाँ पर ये r और r² हो गया, d थीटा/dr ऐसे ही रहा। एक हमने d थीटा/dr को इधर भेज दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, साथ में माइनस हमारा चल ही रहा है। फिर क्या किया, बस यहाँ से माइनस हटा के इधर लगा दिया, बस तो ये आपका आ गया। यानी रिप्लेसिंग अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, अगर पोलर फॉर्म है तो आप dr/d थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस के r² d थीटा/dr से। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म है dy/dx तो आप इसे किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस का dx/dy से। ठीक है, अब चलिए सवाल बता देते हैं। देखिए कुछ सवाल इस तरीके से आएगा, लिखा हुआ है फाइंड द OT। OT का मतलब क्या है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला ay² = x³ वेयर अ बी द पोल लिखा है, वेयर जो a है यहाँ पर वो क्या है, पैराबोला पैरामीटर। मतलब कि ये कहा गया है, यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या आपसे पूछा गया है, OT पूछी गई है, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालनी है। फॉर्म आपको किस में दिख रही है, ay² बराबर x³। a तो भैया पैरामीटर ही है, एज अ कॉन्स्टेंट आप उसे यूज करेंगे। x और y में है तो भाई x और y में आपकी फॉर्म अगर मिलेगी तो आप उसे क्या कहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या निकालते हैं, dy/dx। तो पहली बात तो इसे इक्वेशन 1 बनाइए, डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो भाई a तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, y² का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो लिख दिया 2y। y का फिर से करेंगे तो dy/dx। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। फिर क्या किया, 2ay को इधर उठा लाए तो ये अपॉन में पहुंच गया। अब a हमारा क्या था, पैरामीटर। तो पैरामीटर को हमेशा हम हटाते हैं तो हटा देंगे, a की वैल्यू कहाँ से ले आए, यहाँ से। देखिए अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a उधर पहुँचा, कैसे निकालेंगे, y² को नीचे पहुँचा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a की x³ अपॉन में y²। कहाँ से लेकर, भाई यहीं से लेकर आए हैं, तो a की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आनी आपकी dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगले टर्म में OT निकालने के लिए आपको dy/dx को रिप्लेस कर देना है माइनस के dx/dy में। भाई रिप्लेस कर दिया, केवल इसकी जगह पर इतना रिप्लेस किया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, y वाला y के पास, x वाला x के पास कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन कर दिया, 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y²/2 बराबर लगाया, माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x²/2। एक कांस्टेंट जोड़ दिया हमने c/2। 2 क्यों जोड़ दिया भैया कांस्टेंट में, क्योंकि हर जगह 2 चल रहा था तो 2 हमने जोड़ दिया। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3y² प्लस का 2x² बराबर c। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत कुछ नहीं किया है। आपको पूरे सवाल में देखना है कि अगर OT पूछा गया है, पहला काम कौन सी फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन या पोलर। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्म दे रखी हो, सबसे पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर dy/dx है तो रिप्लेस कर दीजिए माइनस का dx/dy, और अगर dr/d थीटा है तो आप किस में रिप्लेस करेंगे, माइनस का r² d थीटा/dr से। बस उसके बाद आप जो पहले चैप्टर से पढ़कर आ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड और साथ में
इंटीग्रेशन करते हैं बस, और आपका सवाल लग जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखिए कई सारे कर्व ये लिखे हैं, 4 सवाल। ये देखिए ये सवाल तो सेम वही है, बस यहाँ पर क्या था, वाई स्क्वायर चल रहा था फॉर्मूला। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बस अलग है और लगेगा सेम ऐसा ही, ठीक है। एक्स वाई में कार्टेशियन फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ओटी के लिए माइनस का dx अपॉन dy पुट कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये सारे सेम क्वेश्चन है और सारे ही कार्टेशियन फॉर्म वाले हैं। लगा कर देखिएगा, फिलहाल तो लग जाने चाहिए आपसे, और नहीं लगते हैं तो बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल तो बहुत आसान सवाल है, आपसे लग जाएंगे। उसके बाद एक सवाल ये थोड़ा सा अलग है, बता देते हैं, है फिलहाल तो वैसे ही लेकिन थोड़ा सा ये चेंज है। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी ओटी निकालना है, मतलब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ये आपको दे रखी है इक्वेशन, ये लिख लिया हमने इक्वेशन को। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक्स और वाई में है तो यानी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 सारे टर्म में था तो इसको हमने 0 तरफ पहुंचा दिया, लिख दिया 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपकी ये फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ से जी का मान निकाल लिया, ठीक है, जी का मान निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दिया तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप जी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है, हमने आपको बताया तो उस वाले सवाल में ए आया था तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, जी पैरामीटर है तो उसकी वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे। अगर आप चाहें यहाँ से जी की वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए, या यहाँ से जी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें इधर से कान मोड़ें, चाहे उधर से कान मोड़ें, मुड़ना तो कान ही है, ये भी आपने सुना ही डायलॉग होगा, ठीक है। तो ये हमने बात बता दी। एक्स आपको बस इतना याद रखिएगा, जो भी पैरामीटर चलता है उसको हम हटाते हैं कुल मिलाकर, फॉर यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू। उसके बाद क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये देखिए रिप्लेस कर दिया अगले टर्म में। रिप्लेस करने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखिए अगले टर्म में थोड़ा सा हमने इसे सही करके लिख लिया है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, हाँ क्या किया है हमने, इस वाले टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, बस इतना सा किया है, मल्टीप्लाई कर दी अगले टर्म में। उसके बाद इसमें से हमने क्या किया, ये देखिए माइनस का 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, क्या बचेगा, केवल माइनस का x स्क्वायर। अब बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। यहाँ से एक साइड में इस वाले टर्म को रखेंगे और y स्क्वायर और c इसको उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सवाल डिफरेंट है क्योंकि ये पहले मेथड जो थे उनसे लग रहा है। यहाँ से y जो था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, हम पिछले मेथड्स में आपको पढ़ा चुके हैं। जब भी इस तरीके से फॉर्म बनती है तब आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिए x इधर चल रहा है, x इधर चल रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। किससे, यहाँ पर y से डिवाइड कर दिए तो आपकी ये फॉर्म बन गई। अब आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पर x स्क्वायर को v मानेंगे तब आपको ये पूरी इक्वेशन मिल जाती है। कमेंट करके बताइएगा ये भाई कौन सा मेथड है, ठीक है, तो हमें फिर पता चले कि हाँ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल तो ये मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर बीच वाले टर्म को अगर आप v मानते हैं तो पूरा टर्म इधर वाला मिल जाता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने पर क्या करी, इक्वेशन की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी और कुछ ज़्यादा किया नहीं। अब ये हमारी बन चुकी है LDE, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, P और Q की वैल्यू मिल गई है, IF निकालेंगे उसके बाद, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर, IF का मान भी मिल गया। यहाँ पर ये याद रखिएगा, अगर E की पावर log A होता है तो हम A ही लिखते हैं, यानी कि E से log हट जाता है, बचा हुआ आ जाएगा। माइनस का आगे तो भाई माइनस को हम पहले ऊपर पहुंचा दी तो y की पावर -1 हो गया, और y की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/y। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कईयों सवाल हम पीछे लगा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आएगा v, IF आएगा, तो IF की हमने वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू लगाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर q आता है तो q की वैल्यू पुट कर दी, डॉट में मतलब मल्टीप्लाई में IF आएगा जो उसकी वैल्यू रख दी, डायरेक्ट वैल्यू रख दी क्योंकि फॉर्मूला अब तो भाई आपको याद ही हो गया होगा। इसको भाई सॉल्व करते रहे, y की वैल्यू भी हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दी है, इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन चल रहा है उसे भी सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो इस दो c चल रहा है तो c की जगह हमने माइनस का 2f पुट कर दिया, तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इस आंसर को देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई मतलब अगर आपका पेपर मल्टीप्लाई वाला आता है तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, बस आपने देखना है अगर ओटी है यानी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पूछा गया है
तो अगर आपकी ये भाई सर्किल की इक्वेशन होती है, एक आपने सर्किल की इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2f क्या होता है 2gx और प्लस का 2fy बराबर 0। ये आपने सर्किल की इक्वेशन पढ़ी होगी इंटर में। तो अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये लिखा भी हुआ है सर्किल, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा fy प्लस का c बराबर 0। बस डायरेक्ट आपको आंसर करना है, बस आपने एक नज़र देखी आंसर लगा दिया। लेकिन हाँ, ध्यान से क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा कि हाँ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछा जा रहा है या कुछ और। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। कांस्टेंट बदल गया है, यहाँ पर -c आ गया है। अगर इसी जगह पर आपका ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, क्वेश्चन पूरा सेम है, क्वेश्चन अगर ये लिख कर आ जाता तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2fy है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा gx, हमेशा याद रखिए g के संग x आता है, f के संग y आता है और प्लस का c जोड़ देंगे, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप बस ये बीच वाला टर्म देखिएगा, ये कांस्टेंट के संग प्लस और माइनस चेंज हो जाएगा। बस इतना सा है, आंसर जो है आप टिक कर देंगे तुरंत एक नज़र में ही देख के। इसी तरीके से ये देखिए, अगर क्वेश्चन पोलर फॉर्म में आ जाता है, सेम वही मेथड है, इक्वेशन आपको दे रखी है पोलर फॉर्म में, आर और थीटा में चलती है। अब आप डिफरेंशिएशन आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आर का हो गया dr ओवर डी थीटा, ई की पावर ए थीटा का ई की पावर ए थीटा ही रहेगा, और ए एक्स्ट्रा है तो ए का मतलब ए थीटा का फिर से करेंगे तो ए आ जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारा यहाँ पर e की पावर ए थीटा चल रहा था, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर, तो r पुट कर दिया। a यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ये देखिए लिख दिया। दोनों तरफ अगर आप लॉग लेंगे तो आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी log r अपॉन में थीटा, तो यहाँ से हमने a को रिप्लेस कर दिया log r अपॉन में थीटा। कहाँ से लेकर आए, क्वेश्चन में log लेकर। अब dr ओवर डी थीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस का r स्क्वायर डी थीटा ओवर dr से भाई पुट कर दिया, दोनों तरफ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गई इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया, ये देखिए थीटा वाला इधर पहुंच जाएगा और ये पूरा r वाला टर्म एक साथ पहुंच जाएगा। क्या किया, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया कांस्टेंट भी। अब इंटीग्रेशन तो भाई करना आता ही होगा, थीटा का थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, log r अपॉन r, इसका कैसे करेंगे, तो log r को अगर आप t मानते हैं तो 1 अपॉन r dr, ये पूरा dt के बराबर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर t dt मिल गया है, t का t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद पूरे इस इक्वेशन से 2 हटा देंगे, ये आपकी फॉर्म बनेगी, t की वैल्यू पुट कर दी log r, स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लगा दे, log r को इधर ले आएंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो ये आपकी फॉर्म मतलब ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखिए हमने आपको r थीटा वाला बता दिया, एक क्वेश्चन और पोलर फॉर्म का बता देते हैं, क्योंकि दो हमने आपको बता दिए कार्टेशियन फॉर्म के y और x वाले, दो सवाल आपको पोलर फॉर्म के बता देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी अगर इस तरीके का सवाल है, ओटी पूछा गया है, तो बस यही काम आपको करना है, डिफरेंशिएशन करना है, रिप्लेसिंग करनी है, वहां से रिप्लेसिंग करने से पहले जो भी पैरामीटर दे रखा है उसे हटाना है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही देखिए पोलर फॉर्म में दे रखा है r और थीटा में, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पर हमारा a चल रहा था, पैरामीटर है जो कि क्या किया, a को रिप्लेस कर दिया, कहाँ से निकाली, यहाँ से भैया वैल्यू निकाली a की पावर n की, कैसे निकलेगी, तो इसके नीचे पहुँच गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, r की पावर n cos n थीटा। कहा किसकी वैल्यू है, ये भाई a की पावर n की वैल्यू है, पुट कर दिया। यहाँ पर क्या था, r की पावर n दोनों टर्म में था, कैंसिल हो जाएगा, अगले टर्म में ये आ जाएगा। ओटी के लिए dr ओवर डी थीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस का r स्क्वायर डी थीटा ओवर dr से। उसके बाद क्या करेंगे, और थोड़ा सा सॉल्व करा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या करा, अब हमने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। ये देखिए थीटा वाले एक साइड, आर वाले एक साइड, ये देखिए थीटा और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, आर इसके नीचे पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। बस आपको यहाँ पर याद रहे कि कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, यहाँ पर एन थीटा का फिर से होगा, थीटा का तो 1 हो जाएगा, एन इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, लॉग वाले टर्म को सॉल्व किया, फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर की पावर एन बराबर सी की पावर n साइन n थीटा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, r की पावर n बराबर a की पावर n cos n थीटा, यही तो था। तो पूरा सवाल आपको सॉल्व ही नहीं करना है, हम वही तो बता रहे, सॉल्व अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट
टिक लगाना है, क्योंकि अब तो मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा तो टिक लगाना बहुत आराम से लगा सकते हैं। याद रखिए बस इसमें कांस्टेंट बदलता है, कांस्टेंट बदलेगा साइन में, तो यहाँ पर क्या देखिए आर की पावर एन है, वही रहा a की पावर n, ये कांस्टेंट बदल गया, इसकी जगह क्या आ गया c की पावर n, कॉस का उल्टा कर दिया साइन, बस तो देखिए ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कॉस की जगह साइन, तो इसका आंसर क्या होगा, पहली चीज आपको इस कांस्टेंट बदल देना है, साइन का क्या कर देंगे कॉस, तो डायरेक्ट ये आंसर है। अगर आप जैसा भी हमने आपको मेथड बताया वैसे लगाएंगे आएगा आंसर यही। इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, इसे भी आप वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद वहां से आप a को हटाएंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी r अपॉन में क्या आएगी 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी a की। उसके बाद आप क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे r जो भी आपका चल रहा है dr ओवर डी थीटा, उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस का r स्क्वायर डी थीटा ओवर dr से। फिर आगे आप कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आपका आपके पास होगा। इसका हम आंसर भी आपको बता देते हैं, ये देखिए वही चीज करा है, वहां a चल रहा था तो कांस्टेंट बदल गया, b प्लस चल रहा था तो आंसर में क्या आ जाएगा माइनस, बाकी पूरा सेम है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये अगर इसी तरीके से माइनस बीच में आ जाता है तो फिर वही चीज़ करिए, आंसर में आपका कांस्टेंट बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, बस और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। 2 मिनट में आपके ये क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको कई सारे सवाल बता दिए, जो बताए हैं उनको लगा कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं समझ में आपके आ गए होंगे। कोई फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ही भाई ज्वाइन कर लीजिए जाकर डेप्थ स्टडी, ताकि नोट्स आपको वहीं पर मिल जाए। सारी सुविधाएं वहीं मिलती है। साथ में कल आपका संडे को आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाती है, तो कई सारे हम आपको प्रैक्टिस पेपर देते हैं टिक मार्क वाले, आप उन सवालों को सॉल्व करिए। नहीं लगते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगले क्लास में एक नए चैप्टर के संग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।